और अब बात 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की, जिनका एक एक कर अब परिणाम भी आ रहा है, रुझान आ रहे हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और अब रुझानों में बड़ा उलटफेर। बंगाल में बीजेपी का बड़ा उलटफेर। बंगाल में 258 सीटों पर रुझान आ गए हैं। पहली बार बीजेपी 162 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है, टीएमसी 120 सीटों पर आगे और बीजेपी 164 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रुझान तमाम 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बढ़त बनाए हुए। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। यशवर्धन सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जानी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश सोनी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है सर। सबसे पहले योगेश सोनी जी, आपके पास आ रहा हूँ सर। क्या लग रहा है इन रुझानों को देखते हुए? देखिए, रुझानों की जैसी अपेक्षा थी बिल्कुल वैसे ही आए हैं। और यदि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी, मेहनत तो वो हर छोटे बड़े चुनाव में हर स्टेट में करती है जहां उनका अस्तित्व पहले नहीं था। और जब कहीं भी वो होते हैं तो वो मेहनत करते हैं, लेकिन हाँ, इस बार जितनी मशक्कत मेहनत के साथ हर छोटे बड़े नेता ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बहुत गंभीरता से चुनाव लिया। जो बहुत गंभीरता के साथ हर पड़ाव को पार किया। तो ये तय था कि सरकार, देखिए, अभी किसकी बने ना बने ये तो अभी थोड़ा सा संदेह अभी रहेगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से फाइट करी जा रही थी इस बार वो स्पष्ट था कि इस बार कुछ बदलाव या इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। उसी का परिणाम ये रहा कि इस बार जो है परिवर्तन हम वो देखने को मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो दशकों से वहां सूखा चल रहा, सरकार बनती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत जिसको बोलते हैं एक इतिहास बनने वाला काम होगा। और जैसा कि हम देखते आ रहे थे कि वहां पर जो लोगों के मन में कुंठाएं थी, जो लोगों के मन में समस्याएं थी या जो वो महसूस करते थे, तो वो जो वोट ऑफ प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ करने के बाद और इस तरीके के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो फाइट में है भारतीय जनता पार्टी, फाइट में भी क्या, अभी तो बहुत आगे भी चल रही है सरकार, लेकिन वो बड़ा अच्छा एक चुनावी माहौल रहा, वो फाइट वाला बड़ा अच्छा लग रहा। हालांकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा चुनाव है जो 2-2.5 दशकों में हम देखते आए कि बिना हिंसा के वहां होता नहीं, लेकिन अच्छी और सच्ची बात ये लगी कि वहां पर लोगों ने मन से वोट दिया और जिसको बोलते हैं कि अपनी जो शक्तियां थी वोट के माध्यम से उसका प्रयोग करा, वोट की अहमियत समझी, उसकी कीमत समझी। तो जो सरकार बनेगी अभी उसके लिए तो थोड़ा सा अभी 2-1 घंटे रुकना बाकी है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जनता ने जो इस बार जिस तरीके से एक, इसको आप आक्रोशित समझो, संवेदनशील समझो, ये शब्द को कोई भी प्रयोग करो, वो होके चुनाव इस बार किया गया है। तो परिवर्तन के लिए जनता का मूड तैयार था, कम से कम फाइट में उस लेवल पे आके खड़ा कर दिया कि आज ममता बनर्जी को वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि देखिए, परिवर्तन है। अगर हम दिल्ली के परिवेश की बात भी करें तो केजरीवाल ने ये कहा था कि बीजेपी इस जन्म में भूल जा, कभी दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन सब बातों के अलावा कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो समय समय पर होने भी चाहिए। किसी की भी सत्ता जो होती है वो बहुत लंबे समय तक अगर चल जाए तो उसका कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग होता है और वो केवल अपनी विरासत उसको समझ लेता है। एक वर्ग जो कुंठित था उसने बढ़ चढ़कर इस बार जो है वोट ऑफ प्रतिशत को निर्णायक स्थिति में बड़े स्तर पे पहुंचाया। और जो आज स्थिति है वो हम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए खुशखबरी की बात है, सरकार बनती है तो भी अच्छी बात, और विपक्ष में इतने मजबूत रूप में आते हैं तो भी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये जो रोमांच है इस बार जो पश्चिम बंगाल का, वो देखते ही बन रहा है। और वो जो स्थिति है वो बहुत ये महसूस कराती है, क्योंकि 20-22 दिन में वहां स्वयं रहा तो मैंने देखा कि इस बार जनता जिस व्यवहार के साथ वहां पर चुनाव को एक तरीके से वो गंभीरता से ले रही थी, वो देखने लायक था। तो इतनी सारी चीजों के आधार पे हम यही कह सकते हैं कि आज जो बदलाव की बयार अगर होती है तो पश्चिम बंगाल के लिए एक नया उदय होगा, नया सवेरा होगा। परिवर्तन की सरकार उसको किस तरीके से ये देखेगी कि जिस तरीके से वो बड़े बड़े वादे करके, अगर भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी वो वादे करके बोल के वो पूरे करती है, तो मुझे ऐसा लगता
लगता है कि ये एक बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरा भारत अगर हम जो देखें वो ऐसे ही लेता है जैसे भारत पाकिस्तान के मैच की तरह, वो रोमांच इसमें बना रहता है। तो वो स्थिति हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो खैर बहरहाल मामला यही है कि अगर आज ऐसी कोई बात होती है तो ये एक देश का जो एक अहम राज्य जिसको माना जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ पश्चिम बंगाल को भी एक बड़ी अहम उसमें लिया जाता है। तो यदि ये परिवर्तन होता है तो देश में एक नई तस्वीर और एक नए तरीके का मिजाज देखने को आएगा। पश्चिम बंगाल में एक नई तरीके की ऊर्जा का संचार होगा। अब उस ऊर्जा को वो निभाने में सकारात्मकता दिखाते हैं, नकारात्मकता ये तो समय ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये एक बहुत बड़ी घटना देश के चुनावों के लिए मानी जा सकती है। मिथिलेश जामनी जी, टीएमसी जो रुझान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि टीएमसी की विदाई तय हो गई है पश्चिम बंगाल में। और जो अभी योगेश सोनी जी कह रहे हैं उस बात को मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ मिथिलेश सर, कि वहां बीजेपी फाइट में नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है रुझानों को देखते हुए कि टीएमसी वहां अच्छी फाइट कर रही है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके का पॉलिटिकल इनर्शिया वहां निकल के आया है वो निश्चित रूप से इस देश की एक नई पॉलिटिकल डेमोग्राफी को करेगा कि कोई भी पार्टी अगर निश्चित रूप से लक्ष्य तय करके चलती है तो बंगाल जैसे स्टेट में भाजपा कमल खिला सकती है। और 2029 के चुनाव की पटकथा अब बंगाल की धरती से लिखी जाएगी। अगर भाजपा जीतती है तो जो गंगा का बेटा बन के जिस तरीके से बनारस में गए और वाराणसी से एमपी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब दूसरा गंगा सागर का बेटा अगर वहां भी नरेंद्र मोदी कामयाब हो जाते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जो जनता है उसके दिमाग में नरेंद्र मोदी की छवि बहुत स्ट्रोंग है और उसे तोड़ने में विपक्ष नाकामयाब रहा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर ममता जीतती तो जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसमें ममता का चेहरा बहुत बड़ा हो जाता, 4 बार के मुख्यमंत्री। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी वहां गए और वहां जाकर लगभग वो फ्री हैंड कर आए थे कि वहां बीजेपी जीतेगी और ममता हारेगी। इसके पीछे भी बीजेपी को एक लाभ मिलेगा कि विपक्ष में जो दरार देखने को मिलेगी, क्योंकि ममता दीदी अगर हार जाती है तो वो राहुल गांधी के इस बैनर में चलेगी या नहीं चलेगी, संगठन में चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी देखने लायक होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो इस बार कांग्रेस ने भी वहां ग्राउंड पे कैंडिडेट लड़ाए और उनका भी ममता को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर अगर बंगाल जीतती है बीजेपी तो ये कहना पड़ेगा कि 24/7 जो पॉलिटिक्स करने का दौर शुरू हो चुका है। अब आप किसी भी स्टेट में जाकर बंगाल में कमल खिलता है, बंगाल में अगर सरकार बनती है तो ये माना जाएगा कि जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि 24/7 पॉलिटिक्स करिए, तो वो करने को पार्ट टाइम पॉलिटिकल जो नेता है उनके लिए पूरा स्कोप खत्म हो जाएगा। अब जो भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उन्हें फुल टाइम आना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनावों में साबित कर दिया है कि अगर आप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी प्लानिंग करते हैं। आप देखिए आरजीकर की मां को टिकट दिया गया, मुद्दों को किस तरीके से जीवंत रखा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में जो एक कहा जाता है कि आप दिमाग में जो मुद्दे हैं उनको बार बार जनता के तहराते रहिए। उसमें कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी बहुत कामयाब रहे। जिस तरीके से अमित शाह ने वहां डेरा डाला और उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं आज ही परिणाम लिख कर देता हूं कि बंगाल में कमल खिलेगा, और वो ही अभी तक के रुझानों में स्पष्ट नजर आ रहा है। आगे क्या रहता है, लेकिन ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट वे ये भी है जी 288 सीटों कहीं के कहीं रुझान आ गए हैं। जी 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 और उसमें लगभग जी 288 में वो रुझानों में लगभग बहुमत का आंकड़ा छू चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर योगी आदित्यनाथ का भी असर रहा, जो वोटों को पोलराइज करने के लिए 22 नहीं लगभग 28% माइनॉरिटी के वोट है, वो है 1500 रुपए हर महिला के खाते में डाला, जो बिहार में बीजेपी ने किया वो प्रयोग भी किया। उसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 3000 रुपए दूंगे तो उन पर ज्यादा महिलाओं ने यकीन किया।
और जो कहीं वोट पोलराइज हुआ, हिंदू बना मुस्लिम, वो जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेपन है, जिसका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक काट नहीं ढूंढ पाई है, वो बंगाल में लॉन्च होता दिखा कि लगभग 70%, अगर ये आंकड़े साबित होते हैं, हिंदू वन साइडेड हुए। और वही बीजेपी चाहती थी, वही हुमायूं कबीर हो या जो सायनी घोष ने अल्लाह, वो जो कहा था या अल्लाह मोहम्मद रसुल्ला, वो कहीं भारी पड़ता हुआ दिखा हुआ। हनुमान चालीसा और इनका जो फ्यूजन किया, वो वहां की जनता ने नहीं समझ पाई। तो कहीं न कहीं ममता दीदी से मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल, मैं कहूंगा, चूक हुई। और एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की थी, उसको बीजेपी ने बहुत बुनाया और मजबूत विकल्प दिया। देखिए, जनता का बदलाव का मूड जब ही बनता है जब आप मजबूत विकल्प हो। अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमिलनाडु में, जो जिस तरीके का डेब्यू सुपरस्टार विजय कुमार ने किया है, वो बताता है कि अगर जनता के मन में जो चल रहा होता वो छुपता नहीं है, लेकिन वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की तलाश होती है, एक बेस्ट लॉन्चिंग पैड की तलाश होती है। उसके जो आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बीजेपी ने बहुत शिद्दत के साथ इस काम को पूरा किया और पूरी पार्टी एक मुखी होकर लगी वहां। और बंगाल में जो परिणाम आएंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी का कद, जो 2029 में कोई सपना देख रहे थे कि पिछले चुनाव में सीटें कम आई थी और 400 पार का आंकड़ा भी जो इनका एक सपना है, वो भी हकीकत का जामा पहन सकता है अगर बंगाल में ढंग से कमल खिल जाता है। तो क्योंकि अरब सागर से लेकर गंगा सागर, और कहा जाता है और सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, और एक बार गंगा सागर में अगर कमल खिल गया तो ये मान के चलना कि हिंदुस्तान में 2029 के चुनाव की पटकथा भी लिखी जा चुकी होगी। और कहीं न कहीं जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कलिंगा, अंग और बंग, यानी बिहार, उड़ीसा और बंगाल, तीनों पर अगर कमल खिलता है तो ये मान के चलिए कि जो साउथ का प्रवेश द्वार बंगाल को कहा जाता है, उसमें भी भाजपा की एंट्री हो जाएगी। और कहीं न कहीं केरल में कांग्रेस ने अच्छा किया है, लेकिन फिर भी वहां भी इन्होंने पूरी कोशिश की। ये बता रहा है कि बीजेपी किस तरीके से इलेक्शन मोड में रहती है, किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखती है। तमाम विपक्षी दलों को आज एआई और डिजिटल के दौर में ये जरूरी हो गया है कि पार्टी धरातल से जुड़ी रहे, कार्यकर्ता जुड़े रहे। बीजेपी का जिस तरीके से हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि कांग्रेस का ग्राउंड पे कार्यकर्ता नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना है तो पूरे देश में बीजेपी से ही सीखना पड़ेगा। अब बीजेपी ही एक सबसे बड़ी, मैं कहूंगा, पॉलिटिकल इंसाइक्लोपीडिया हो गई है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि किस तरीके से प्लानिंग की जाए, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाए। तो एक और चीज है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई, जिसे बहुत मुद्दा बनाया, वो झालमुड़ी की 4 सीटों पर अभी बीजेपी आगे है। तो राहुल गांधी ने भी अपनी साइकिल चलाई, वो साइकिल कितने किलोमीटर की स्पीड से चलाई, कितनी सीटें आती है, परिणाम बताएंगे। लेकिन कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में ममता दीदी को पहले से आभास था। जिस तरीके से हमने देखा कि भवानीपुर में वो एक एक पोलिंग बूथ पर जा रही है, यानी उन्हें अंदेशा पहले से था। वो बहुत बड़ी मंजी हुई पॉलिटिशियन है, नो डाउट, वो बहुत स्ट्रगल से निकली हुई लीडर है। तो ये एक ममता दीदी का हारना उन लोगों के जरूर हताशा भरा होगा जो सपने देखते हैं झोपड़ी में रहकर कि हम भी कभी इस लोकतंत्र में जनता के मत से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ममता दीदी उन्हीं संघर्षों से पली बड़ी हुई है। जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण की कार पर वो नची थी, जिस तरीके से रॉयटर्स की बिल्डिंग से उनके बाल खींचकर निकाले गए और 1980 में उसका बदला लिया, तो एक जुझारू राजनीति थी। लेकिन जो कहा जाता है कि सत्ता पाही मद ताही, जो सत्ता का चरित्र होता है वो शोषण का होता है। इस चुनाव के परिणाम राजस्थान के भी कई राजनेताओं की भाग्य की कथा बदलने वाले हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शेखावाटी के लाल राजेंद्र राठौड़, जो अमित शाह के साथ नजर आए। क्या अब उन्हें राज्यसभा का टिकट मिलेगा, क्योंकि वो भी काफी दिनों से छटपटा रहे हैं। 2.5 साल हो गए उन्हें कोई राजस्थान में कोई पॉलिटिकल नियुक्ति मिली नहीं। तो क्या अब उनकी पॉलिटिकल नियुक्ति का ग्राउंड बड़ा होगा? जिन जिन नेताओं ने मुख्यमंत्री वजनलाल भी वहां गए और राजस्थान के बहुत सारे राजस्थानी वहां रहते हैं, उनमें अपील की, तो क्या वजनलाल जी का जो असर है
वो राजस्थान में कि जहां जहां भी राजस्थानी रहते हैं वहां कितना असर होता है। असम में भी राजस्थानी रहते हैं, वहां भी मुख्यमंत्री गए। तो ये कई चीजें हैं, लेकिन 3 सुपरस्टार बीजेपी में निकल के आए हैं। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के चाणक्य मोटा भाई अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन तीनों का पॉलिटिकल ग्राफ अगर बंगाल जीतती है तो बीजेपी में बहुत आला दर्जे का हो जाएगा। और पर्टिकुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी और गंगा सागर में फोटो शूट करना, आम आदमी से कनेक्ट करना, असम में भी जो जीत है हमने देखा कि वो असम के बागान, चाय के बागानों में जाकर वो एक आम महिला से, आम आदमी से, जिस तरीके से ठीक है आम सर, मैं आता हूँ हिंदुस्तानी से आपके पास दिलो फिर जान से कनेक्ट। मनीष पारिक जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, झालमुड़ी खिलवाएंगे कार्यकर्ताओं को, लोगों को, कि मिठाई की तैयारी हो गई है? झालमुड़ी। मनीष पारिक जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? 121 हो गई। आपका नाम भी बोल दिया। इनके पास जी आवाज आवाज पहुंच रही है मनीष जी आप तक? आवाज बढ़ा जी। बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो ये जीत है वो पश्चिम बंगाल के लोगों की जीत है। और जितनी चुनावी हिंसा हुई, जितनी वहाँ पे ममता बनर्जी के शासनकाल में जिन लोगों की पीड़ित किया गया, गांव जलाए गए, घर जलाए गए, बेटियों के साथ बलात्कार हुए, लोगों को सर काट के लटका दिया, खून की होलियां खेली गई, उन सभी आत्माओं पर मुझे लगता है ये एक पुष्पांजलि है बंगाल के लोगों की। और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के चुनावी प्रबंधन के साथ में जो उनकी संवेदनाएं जनता के साथ जुड़ी थी, विकास का जो वादा था उसको बंगाल में लोगों ने सर आंखों पर लिया है। मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ मिलकर बंगाल काम करेगा। बंगाल को लोगों की जो एक तरह से मैं कहूँगा भाग्योदय रुका हुआ था वो अब प्रारंभ होगा। केंद्रीय योजनाओं का लाभ और उसमें निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य, विकास, मकान, रोटी, कपड़ा, उन सभी चीज़ों में वृद्धि होगी और बंगाल तरक्की की राह पे चलेगा। ये तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने पेश कर दिया है मेरी तरफ। कमल टाक जी, मैं पीसीआर से कहूँगा आवाज़ ज़रा दुरुस्त करा दे मनीष जी की। कमल टाक जी, अब ठीक है थोड़ी। क्या लग रहा है सर पूरा सिनेरियो ये 5 राज्यों को देखते हुए? बीजेपी तो जो हैट्रिक से भी आगे कदम बढ़ाना चाह रही थी, ममता बनर्जी, टीएमसी, वो सपना तोड़ रही है बीजेपी टीएमसी का। केरल, तमिलनाडु में बीजेपी वो जादू नहीं कर पाई जो पश्चिम बंगाल में किया। क्या लग रहा है इन 5 राज्यों को देखकर? देखिए, अभी के जो चुनाव के जो अभी एक तरीके से प्रारंभिक रुझान से थोड़े आगे बढ़ गए हैं हम, तो और जिस तरह से सीट की बढ़ोतरी दिख रही है, तो ये सीट की बढ़ोतरी एक तरफ तो ये है कि जनता का जो संदेश है वो एक तरीके से सामने खुल के आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने इस बार बदलाव करने की जो ठानी है वो करके दिखा रही है। और एक बात है वैसे कि बदलाव मतलब हर व्यक्ति को एक तरीके से पसंद होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं। जब तक बदलाव नहीं आता तो उनको नई चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये है कि ये बदलाव अभी सीटों में अगर मान लीजिए लास्ट में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रस्साकशी हो, तो अगर ये नीचे जाती हैं और ये 147 से डाउन होती है तब फिर उसके अंदर स्थिति बदल सकती है। तो इसलिए हमें इसका थोड़ा और वेट करना चाहिए। रही बात, आप देखिए कि बड़ा मामला जो है वो असम में देखें कि आप वापस 2/3 बहुमत लाना लगभग, और पौंडीचेरी में भी उसी तरीके से जा रहे हैं। तो ये मतलब वहाँ की लीडरशिप के लिए एक बड़ा एक तरीके से सफलता का मुआयना है कि आप तीसरी बार जा रहे हैं। क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल में भी ममता जी अगर अपने आप को उस तरीके से इस्टेब्लिश कर पाती तो उनका ये चौथी बार का एक बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि तीसरी बार जब उन्होंने किया था तो वो एक काबिल तारीफ रहा था। तो ये कह सकते हैं कि असम में हेमंत बिस्वा जी के लिए ये एक बड़ा एक तरीके से खुशी का दिन है, और जनता की तरफ से वो 2/3 बहुमत लेके वापस अगर सरकार में मतलब आना ही है उनको, तो वो उनके लिए ठीक है। आप देखिए केरल और तमिलनाडु में यहाँ पर भी बदलाव हो रहा है। मज़े की बात ये है कि केरल के अंदर यूडीएफ आगे चल रही है
और यूडीएफ नो डाउट हो सकता है कि अभी जिस तरीके से आगे चल रही है मेजोरिटी में है और वो सरकार बनाएगी, तो वहाँ पर 10 साल का चुनाव बदल के और नई सरकार आएगी, मतलब 10 साल का सरकार बदल के नई सरकार आएगी। तमिलनाडु आप देखिए, तमिलनाडु में तो बहुत मज़े की बात है कि उन्होंने मतलब दोनों ही जो पुराने परंपरागत या यूँ कहें कि एस्टेब्लिश्ड पार्टियां थी, चाहे वो एआईडीएमके है या डीएमके है, उन दोनों को हटा के उन्होंने वहाँ की जो नई पार्टी है विजय गारू जी की, विजय गारू खुद अब इस पार्टी के साथ मतलब 101 सीट पे रुझान है और लगभग अगर ये थोड़ा और कोशिश करते रहे आगे जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस बार वहाँ पर नई सरकार मिलेगी और वो टीवीके की होगी, विजय गारू वाली, क्योंकि अभी संभावना पूरी है कि एआईडीएमके प्लस बीजेपी वगैरह जो जुड़े हुए हैं वो टीवीके के साथ चले जाएं और एक तरीके से टीवीके की सरकार बन जाए और बनने के लगभग हैं। अगर ये 100 सीट वो ले आते हैं तो तय बात है कि टीवीके की सरकार बनेगी। ठीक है सर, मैं तो फिर से लौटूंगा आपके पास, चर्चा जारी रहेगी हमारी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होगा।